हेलो बच्चों, कैसे हो? कल न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? ज्यादातर बच्चे इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि रेस्पिरेशन सांस लेना ही क्या है, रेस्पिरेशन है, जो कि सही नहीं है। सांस लेना ब्रीदिंग को कहा जाता है कि जो सांस हम लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो ब्रीदिंग है। वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, लेकिन वो पूरा रेस्पिरेशन नहीं है। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन बेसिकली है कि ग्लूकोज से, जो हमने ग्लूकोज उसमें बनाया था, उससे एनर्जी ऑब्टेन करना या उसको बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। यही रेस्पिरेशन है। आगे चलो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और हमारी बॉडी के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल की, सांस बाहर छोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल की, वो क्या है? ब्रीदिंग है। अब रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज। किसको ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज इनसाइड देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी in the form of ATP which is used for various life processes। तो रेस्पिरेशन अब समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी जनरेट करना, जिसका यूज किया जाता है हमारी डेली की जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं, हमारा चलना, दौड़ना, लिखना, सोचना, हार्ट का बीट करना, जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सारी किसके द्वारा करवाई जाती है? एटीपी। एक हमारी एनर्जी करेंसी है। हमारी एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। यानी कि अगर हमें कोई भी काम एनर्जी वाला करना है तो उसके लिए हमें क्या खर्चना पड़ेगा? एटीपी खर्चनी पड़ेगी। चलो इसके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। आपके माइंड में ये क्लियर रहना चाहिए कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। प्रोसेस अलग अलग नहीं है, मतलब पार्ट है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर, मतलब फ्रेश एयर का इनटेक करना और फॉल एयर को बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच को बाहर छोड़ना, ब्रीदिंग है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑक्सीडेशन करना किसका? इसका ग्लूकोज का या फूड का, और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी सेल्स के अंदर चलती है, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को। नो एनर्जी इज रिलीज्ड रेदर यूज्ड, सांस लेने में कोई एनर्जी यूज नहीं बनती है, हालांकि यूज होती है एनर्जी। जब हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ये एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन है, सांस लेना और छोड़ना, लेकिन फिर भी एनर्जी इसमें क्या होती है? यूज होती है। जबकि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के बाहर होती है। ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है। नो एंजाइम्स इन्वॉल्व, कोई भी टाइप का एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, इसमें कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, इसमें काफी एंजाइम का योगदान रहता है सेल्स में जब भी अपने उसका ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का। है कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, कुछ सर्टेन ऑर्गन तक ही लिमिटेड है, यानी कि अपने क्या है कि लंग्स तक, या फिर अपने कह दो कि उसमें जितने पार्ट अपने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहीं तक क्या है, ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में चलता है, तो ये कंटिन्यू रहता है हर एक सेल में। तो इस चीज का ध्यान रखना। मुझे लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता चल गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेना है, रेस्पिरेशन उस सांस लिए गई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके आगे ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है। ठीक है। अब अगर बात करें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस in which glucose is oxidized to release energy. For this oxygen is taken from outside the body to break down the food। तो ये पूरा प्रोसेस है, बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद में उस एनर्जी को क्या करते हैं, उसमें फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो किस तरीके से चलती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले ग्लूकोज जो हमने न्यूट्रिशन में खाना खाया अब्सॉर्ब करके ब्लड में सेल्स तक पहुंचा दिया, तो वो क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है प्यूरुवेट में। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, जिसमें क्या है, एनर्जी निकलती है। बाकी की जो प्रोसेस है आगे की, ये डिपेंड करती है, अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन जो आप देख रहे हो ये
एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में वाटर निकलता है और 38 मॉलिक्यूल एटीपी के निकलते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब जो रेस्पिरेशन के टाइप है, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है अपने एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। बेसिकली अगर बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो सीधा सा सिंपल बात है, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होता है वो तो एरोबिक है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो क्या है, एनारोबिक है। सीधी सी बात है। अब अगर बात करें तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको अपने एनारोबिक कहते हैं। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, जबकि ग्लूकोज पार्शियली ब्रोकन डाउन होता है इसमें एनारोबिक में, जिससे या तो अल्कोहल बन जाएगा या लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि प्रॉपर इसका यूटिलाइज नहीं हो पाता, इसमें एनर्जी भी कम निकलती है। मोर एनर्जी एटीपी इज रिलीज्ड, एरोबिक में ज्यादा एनर्जी निकलती है, एरोबिक में क्या है, ज्यादा मोर एनर्जी निकलती है, लेकिन एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है। किस वजह से, क्योंकि इनका पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज प्रॉपर ढंग से टूट नहीं पाता और एटीपी जनरेट नहीं कर पाता है। तो उसके बाद में बात करते हैं अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज्यादातर प्लांट्स में और एनिमल्स में यही पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, लेकिन ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। क्योंकि देखो बड़े प्लांट्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या हम हैं, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों शो करते हैं, एनारोबिक क्यों नहीं, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन या प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ही उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इनको उतनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट है, इनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और कई बार क्या होता है कि मसल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पर भी, ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाती है मसल्स में, तो उसके दौरान भी क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जो भी क्या है एक एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस है अपना, जो तीन टाइप से प्रोसेस चलती है। ये डायग्राम ये मान लो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 100% एनसीईआरटी का डायग्राम है, वहीं से उठाया हुआ है इसको। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑब्टेन स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाता है, वहां से ब्लड ऑब्जॉर्व करके अलग अलग सेल्स तक, हमारी बॉडी तक, पूरी तक पहुंचा देता है। वो उसके बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है प्यूरुवेट में। कहाँ होती है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। पूछ लिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ग्लूकोज का प्यूरुवेट में साइटोप्लाज्म में टूट जाना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी तो नहीं निकलती, लेकिन कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अब उसके बाद में जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, या ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन में है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो वहां ये ज्यादातर यीस्ट में होती है, तो इसमें एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। इसमें एनर्जी क्या निकलती है, कम निकलती है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है। आप इसमें 4th चैप्टर पढ़ते भी हो एथेनॉल के बारे में, तो वो बनता है, यानी कि अल्कोहल का भी एक मोस्ट पार्ट है ये एथेनॉल। तो ये चीज है, तो ये बनता है किसके, यीस्ट की बॉडी में। तो ये एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होता है। अगर मान लो बाई चांस हमारे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये मसल सेल्स में होता है। कहां पे होता है, मसल सेल्स में, कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसके दौरान लैक्टिक एसिड बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ में एनर्जी निकलती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो उसमें क्या है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ में क्या बनती है, एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में निकलती है, इसमें इससे बहुत कम निकलती है। तो ये चीज है, ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ, अलग अलग तरीकों से कैसे ग्लूकोज टूटता है और कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है उसकी। जैसे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूरुवेट में, जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, एब्सेंस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और उससे क्या बनेगा। तो इसको आप इसी तरीके से याद करना। और
प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं, एनारोबिक के क्या प्रोडक्ट होंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन के क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, इनसे याद कर लेना इसको अच्छे से। अब आगे बात करते हैं, एक सेकंड, इस तरीके से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस है इसके। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे, कि ये पाथवे 2020 में पूछा, 2022 में पूछा, 4 में पूछा, 25 में पूछा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लगातार ही एग्जाम्स में आ रहा है। तो ब्रेकडाउन ऑफ पाथवे ग्लूकोज का इस तरीके से टूटा है, तो आप क्या बताओगे कि ए और बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए तो हमें पता है कि ग्लूकोज से प्यूरुवेट बनना तो साइटोप्लाज्म में ही होगा, तो ये तो अपना कंप्लीटली गलत हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा ही नहीं। बी की अगर बात करें तो बी किस में हो रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि वो मसल सेल्स में ये जो अपनी ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, वो कहां हो रहा है, मसल सेल में। तो मसल सेल दो जगह दिख रहे हैं, ऑक्सीजन रिच है तो नहीं, ऑक्सीजन रिच नहीं होते, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 21 में, 23 में, 25 में तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस साल भी सैंपल पेपर में भी डाला है। ए बॉय वाज रनिंग ए 400 मीटर रेस, 400 मीटर की रेस दौड़ रहा था। आफ्टर फिनिशिंग ही वाज ब्रीदिंग हैवीली, वो बहुत हांफ रहा था। हिज फ्रेंड नोटिस द फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रियल एंड रैपिड चेस्ट मूवमेंट, व्हाट कॉजेज एन इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट आफ्टर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। किस वजह से उसकी ब्रीदिंग रेट इस तरीके से बढ़ी होगी, क्या वजह हो सकती है। तो इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऑक्सीजन लेवल थोड़ी बढ़ जाएगा ब्लड में, उसकी वजह से हाँपेगा थोड़ी, फिर तो वो आराम से सांस ले। डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड, नहीं, अगर उससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो डिक्रीज लेवल नहीं। अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन, हाँ, यानी कि अक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड बन रहा है और साथ में एक कंसंट्रेशन बढ़ गया है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो उसको बाहर निकालने के लिए मतलब वो जल्दी जल्दी ऐसे क्या कर रहा है, सांस अंदर ले रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है, जिससे क्या ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए। तो ये हमारा क्या हो जाए, सही आंसर, डिक्रीज इन डायफ्राम कंसंट्रेशन। तो इसका इससे कोई इतना खास लेना देना है नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखो, जब हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनकी बॉडी में क्या है कि डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो हमारी बॉडी में भी रेस्पिरेशन के लिए क्या है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो आप डायग्राम देख रहे हो ये NCERT का ही डायग्राम है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना भी, इसको एग्जाम में भी लेवल करने के लिए पूछ सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो इसको ढंग से आप एक बार ड्रॉ करके देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं नोस्ट्रिल के बारे में। नोस्ट्रिल क्या होते हैं, हमारे नोज के आउटर जो आप देख रहे हो, दो पोर देख रहे हो जिनसे हम सांस अंदर लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल कहा जाता है। नोस्ट्रिल हमारी बॉडी के एयर जो है इंटर करती है किसके द्वारा, नोस्ट्रिल्स के द्वारा। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, हमारी नोस्ट्रिल के अंदर कुछ फाइन हेयर रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो हवा है वो क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। म्यूकस रहता है जिसको अपने कहते हैं, कई बार ज्यादा म्यूकस रिलीज होने की वजह से नाक बहने लगता है, जिसको अपने जुकाम कह देते हैं। वो म्यूकस एक फिजिकल बैरियर होता है कि इन्वायरमेंट से कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई पैथोजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर ना कर पाए, तो वो म्यूकस रहता है। विच ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, जो भी जर्म्स हैं यानी कि बीमारी का कॉज कर सकते हैं, पैथोजन्स हैं या डस्ट पार्टिकल है, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन रहता है नोस्ट्रिल का। फिर आ जाता है नेजल पासेज। नेजल पासेज एक चैनल होता है एयर फ्लो थ्रू द नोज, इट वार्म्स मॉइस्चर्स एंड फर्दर फिल्टर्स द इनकमिंग एयर। तो यहाँ पर जो हमारा एयर एंटर होने के बाद का जो पूरा पासेज है वो क्या होता है, इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है एयर को, और थोड़ा क्या करता है इसको, मतलब जो इसमें कुछ भी पार्टिकल वगैरह कुछ बच गए हैं तो उनको भी उसके साथ में रोकने की कोशिश करता है, कि ताकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो ये चीज कहाँ होती है, नेजल पैसेज में होती है। फिर बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है किसका, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी का, और नेसल पैसेज का, दोनों यहाँ पर एक साथ में आके खुलते हैं, किसमें, फेरिंग्स में।
तो यहाँ पर हम जब कई बार ऐसा होता है कि नाक बंद हो रहा होता है तो हम मुंह से भी सांस ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आगे चल के माउथ है और नोज है, दोनों का पासेज क्या है, कॉमन हो जाता है। तो वैसे मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो सिवियर कंडीशन है तो कोई रास्ता नहीं बचता, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर एयर फिल्टर नहीं होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। इट इंश्योर दैट द एयर पासेज रिमेन ओपन एंड डज नॉट कोलैप्स। ये इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जो एयर पासेज है वो ओपन रहे, क्लोज ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं लिरिंक्स की। लिरिंक्स क्या है कि हमारा जो आगे का, जिसको अपने क्या कह देते हैं, मतलब जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो, इसी को अपने क्या कहते हैं, लिरिक्स, या इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसको क्या कह देते हैं, वॉइस बॉक्स। हमारे जो यहाँ पर आप फील कर पाते हो, जिसकी वह बोलते हो, इसमें वोकल कॉर्ड्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से ये क्या है, वाइब्रेट करते हैं और हम बोल पाते हैं। इसी की वजह से ये होता है, और यही अपने क्या है, इस पासेज में रहता है। तो एयर को पास होने देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे फोर्सली एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको वाइब्रेट करते हैं, और इस तरीके से हम उसको क्या है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं तो बोलना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से हम ढंग से बोल पाते हैं। तो ये चीज है। अब इसमें आगे बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से पहले एक बात और करते हैं अपने किसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में। या ट्रैकिया आगे दे रखा है, एक मिनट, ट्रैकिया नहीं है इसमें, ट्रैकिया के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रैकिया जो है इसको अपने क्या कह देते हैं, विंड पाइप भी कह देते हैं। जो क्या है कि अपने नेजल कैविटी और लंग्स को जोड़ने का काम करती है। इसमें से हम एयर पास करते हैं, और इसके ऊपर कार्टिलेज के रिंग्स लगे रहते हैं। सी रिंग्स जिसको कहा जाता है, या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये इस पे लगे रहते हैं। तो इनका क्या काम होता है, तो देखो ये कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। आपने जब 9th में पढ़ा होगा, टिश्यू चैप्टर, उसमें पढ़ा होगा कि कार्टिलेज क्या होता है, कि एक बोन मसल होता है जो बोन के जैसा होता है, हार्ड होता है। हमारे इसमें ईयर में ही पाया जाता है, नोज की जो हड्डी है, हड्डी में नहीं, बोन में नहीं, ये आगे का हिस्सा जो है कार्टिलेज से बना होता है। तो ये सी टाइप के रिंग्स हमारे किस पे लगे रहते हैं, ट्रैकिया पे लगे रहते हैं। अब ट्रैकिया पे ये क्यों लगे रहते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया। तो सिंपल आंसर ये रहता है कि ये इस पाइप को, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। कि मान लो अगर हम सांस नहीं ले रहे हैं, एक्सहेल कर देते हैं या इनहेल कर देते हैं, तो उस टाइम पे अगर ये कोलैप्स हो जाते हैं, हमारी पाइप कोलैप्स कर जाती है, मतलब एक दूसरे चिपक जाती है, तो वो फिर सांस हम कैसे लेंगे। तो उसको रोकने के लिए किसका काम आता है, सी रिंग्स या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। तो ये चीज है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलकर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे एक लेफ्ट लंग में चली जाती है, एक राइट लंग में, और जहां पर ये डिवाइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, दो में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट लंग में चली जाती है और एक राइट लंग में चली जाती है। ट्रैकिया कैरी करती है एयर को, जो लंग से आती है या बाहर से आती है, तो वो लेके आती है। अब अपने बात कर लेते हैं ब्रोंकियोल्स। तो देखो ट्रैकिया, ब्रोंकियाई आगे चल के क्या होता है कि फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होती रहती है। एक मिनट, अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो आगे चल के कई पार्ट्स में डिवाइड होती रहती है। उसी को अपने क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जो आगे मतलब नैरो पार्ट बनते रहते हैं, छोटे छोटे एक पार्ट से एक ब्रांच निकलती रहती है, फिर ब्रांच से निकलती रहती है। इनको वैसे प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, टर्टियरी भी कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रोंकियोल ही बोलना है। तो ये चीज है, और ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, स्मॉलर एयर पास है, दे डू नॉट हैव कार्टिलेज रिंग्स। इसमें कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड जो रियल वो होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड होना उस पाइप का, तो वो डिपेंड करता है एयर फ्लो पे। किस पे डिपेंड करता है, एयर फ्लो पे। तो ये चीज है। अब क्या है कि जो ब्रोंकियोल्स हैं, जो नैरो पाइप्स हैं, वो आगे चल के एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। अगर मतलब सिंगल एक को बोल रहे हैं तो एल्वियोलस बोलते हैं, लेकिन अगर साथ में बोलते हैं तो उसको एल्वियोली कहते हैं। ये प्लूरल होता है इसका, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना, कोई इससे टेंशन लेने जैसा नहीं है कि एल्वियोलस क्या है। कोई टीचर एल्वियोलस भी बोल देता है जब सिंगल की बात कर रहा होता है, तो उसमें अपने को डिबेट में नहीं जाना है। एल्वियोली क्या होते हैं, छोटे बैलून लाइक एयर सैक्स होते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं ब्रोंकियोल्स के एंड पर। ये देखो, जैसे आप देख रहे हो, ये छोटे एयर जैसे क्या रहते हैं, इस पे प्रेजेंट रहते हैं सरफेस पर। ये क्या है कि देखो,
अगर डायरेक्ट लंग के पास में हम यहां से एयर का चेंज करेंगे, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेंगे हमारे ब्लड के साथ में, तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। क्या है? सरफेस एरिया बहुत कम है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास में ये एल्वियोली की स्ट्रक्चर है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है या गैसेज का जो एक्सचेंज है डिफ्यूजन के थ्रू वो बढ़ जाता है। तो ये इसको सरफेस एरिया, इसके एक्सचेंज को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहां पर देख सकते हो, दे हैव थिन एंड मॉइस्ट वॉल्स विच अलो इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। गैसेज का डिफ्यूजन आसान करते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेज जाती है। ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ए डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन वाला उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सिंगल सेल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, भी जो मतलब पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके थ्रू क्या है कि आसानी से गैसोसियस एक्सचेंज हो सके या फिर फूड का एक्सचेंज हो सके। तो ये चीज है। एल्वियोली आर द मेन साइट ऑफ गैसोसियस एक्सचेंज। एल्वियोली क्या है कि मेन साइट है गैसोसियस एक्सचेंज के लिए। तो ये बात में ध्यान में रखना कि यहीं पर क्या होता है, गैसोसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। सिंस ईच लंग कंटेन्स मिलियन ऑफ एल्वियोली, एक लंग के अंदर काफी मिलियंस ऑफ द एल्वियोली रहती है। दे प्रोवाइड ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर सफिशिएंट गैसोसियस एक्सचेंज या गैसेज एक्सचेंज। जो मतलब क्या है, मिलियंस ऑफ द एल्वियोली प्रेजेंट होने की वजह से सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है। ब्लड कैपिलरीज के बारे में यहां भी लिख रखा है, ब्लड कैपिलरीज आर टिनी ब्लड वेसल्स दैट सराउंड ईच एल्वियोलस। जो हर एल्वियोली के साथ में यहां से इस तरीके से घूमती रहती है। जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन रिच होता है, वैसे ही इसमें ऑक्सीजन चली जाती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है। आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपने। दे अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर प्रेजेंट इन द एल्वियोली। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। तो ये हर जगह पर होती है, हमारी टिश्यूज के साथ में, सेल्स के साथ में, ये हमारे इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप पढ़ के आए हो, उसमें विली जहां पर पढ़ा था उसके साथ में भी ये लगी रहती है। तो यहाँ वहां जहां भी एक्सचेंज होगा, चाहे गैसेस का हो, फूड पार्टिकल्स का हो, जिस चीज का भी एक्सचेंज होगा, तो वहां पर वो कैपिलरीज के थ्रू ही हो पाता है। ब्लड वेसल्स की जो आउटर सरफेस है वो काफी क्या थिक होता है, उनकी जो वॉल्स है थिक होती है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज की थिन वॉल्स होती है। इस वजह से हाँ ये रहा, इस तरीके से एक्सचेंज होता है। एल्वियोलस के गैस एक्सचेंज के बारे में अपने पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम alveolar are diffuses into the blood capillaries. Carbon dioxide from blood diffuses into the alveolar sac to be exhaled. This exchange happen by diffusion due to the difference in the concentration gradients. तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब डिफ्यूजन होता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं। किधर से किधर? हायर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर टू लोअर। तो अब क्या होता है, आप एक कॉमन सी चीज समझो, जैसे मैंने इनहेल किया, सांस अंदर लिया, तो अब जो यहाँ पर एयर है, एक एल्वियोली के अंदर जो एयर है, वहां पर वो ऑक्सीजन रिच एयर चली गई है। कौन सी चली गई है? ऑक्सीजन रिच एयर। और जो ये हमारे पास में कैपिलरी आ रही है, तो इस कैपिलरी के पास में जो ब्लड है, तो उस ब्लड में किसका अमाउंट ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इस ब्लड में, और इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है उसमें एल्वियोली में। तो हायर कंसंट्रेशन यहाँ किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये किस में जाएगी? ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। और यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में। तो ये किस में चली जाएगी? एल्वियोलर सैक में चली जाएगी। और ये प्रोसेस चलेगी तो ब्लड तो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। और जो एल्वियोलर सैक है वो किससे मतलब उसमें ज्यादा जो एयर फिल होगी वो किस, उसमें कौन सा अमाउंट ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम एक्सहेल कर देंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज किस तरीके से होता है। ये कंसंट्रेशन की वजह से होता है कि कंसंट्रेशन जिसकी हाई है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे कंसंट्रेशन एल्वियोली में बढ़ी तो वो कहाँ चली जाएगी? इसमें ब्लड में चली जाएगी। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा है तो वो किस में चली जाएगी? एल्वियोलर सैक में, और वो हम एक्सहेल कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। इसके बीच ही एक बात आ जाती है किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। वैसे तो ये ब्लड में आप आरबीसी जो अपने ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल्स, या इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, सेल्स या कार्पल्स बोल देते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है।
एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसके साथ में आयरन रिच जो फाउंड होती है, उसके साथ में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ही रेड कलर हमें देखने को मिलता है हमारे ब्लड का। हमारे ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो कि रेड ब्लड के साथ में, रेड ब्लड सेल्स के साथ में लगा रहता है। ये ऑक्सीजन कैरी करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे मतलब यहां से ऑक्सीजन जाएगी ना ब्लड के साथ में, जैसा आप इसमें देख रहे हो, ये देखो, ये इसमें देख रहे हो आप, तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन किस में बाइंड हो जाती है, ये बाइंड होती है इसके साथ में, इसके साथ में बाइंड हो जाती है, किसमें, ऑक्सीजन अंदर जाके हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाती है। हीमोग्लोबिन इसको वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इस रेड ब्लड पिगमेंट की नीड ही क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है। तो सीधी सी बात है, हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट ब्लड में ऑक्सीजन इतनी भेज सकते हैं, तो उसके लिए कोई कैरियर भी तो चाहिए जो ऑक्सीजन वहां से लेके और सेल्स तक या टिश्यूज तक पहुंचा सके। तो उसका जो फुलफिलमेंट करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो अब ये देखो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, ये पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन मतलब वैसे पूछते हैं, ज्यादातर एमसीक्यू वगैरह में आता है कि रिब्स ऊपर उठी हुई है, डायग्राम फ्लैटन है, तो सांस अंदर है या बाहर है। तो देख लो, अपने देख लेते हैं। इनहेलेशन, सांस अंदर लेने के टाइम पे रिब्स ऊपर आती है, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है। डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो हमारे लंग्स के नीचे लगी रहती है, और ये लंग्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करती है। चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, जो उसमें स्पेस होता है चेस्ट के अंदर वो बढ़ जाता है, और एयर सक इनटू लंग्स, और लंग्स में हवा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये किस प्रोसेस के दौरान होता है, इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं। अब चेस्ट ऊपर उठ गई है, लंग डायफ्राम फ्लैटेंड हो गया है, और चेस्ट कैविटी बढ़ गई है। जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं एक्सहेलेशन के दौरान, तो रिब्स क्या है, वापस नीचे चली जाती है, डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है, यानी कि वापस अपने डोम शेप्ड में आ जाता है, और जो चेस्ट कैविटी वो कम हो जाती है और एयर बाहर निकल जाती है। तो ये इसी तरीके से प्रोसेस चलती है। यही हमारा ब्रीदिंग का क्या रहता है, मैकेनिज्म रहता है। अब एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी होती है। हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है। हमारी एल्वियोलियर सैक के अंदर हमेशा एयर प्रेजेंट रहेगी, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को इस वजह से होती है ताकि लंग्स कोलैप्स नहीं करें और वहां पर प्रॉपर ढंग से हमारी फंक्शनिंग चलती रहे। हम पूरी एयर को बाहर नहीं निकाल सकते। ये चीज है। कुछ क्वेश्चन है, फिर से अपने इसको देख लेते हैं। 2019, 2021, 2023, 25 में पूछा गया है सैंपल पेपर में। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन है इसमें इनके रीजन देने हैं। पहला, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो खुद सोचो, थ्रोट में, हमारे गले में कार्टिलेज के रिंग्स ट्रैकिया पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसको कोलैप्स करने से रोकते हैं। यही मैंने इसमें भी बताया था। टू कीप द विंड पाइप ओपन एंड प्रिवेंट इट कोलैप्स। कोलैप्स होने से रोकते हैं। इंश्योरिंग कंटिन्यूअस एयर फ्लो टू द लंग्स। लंग्स के क्या है, प्रॉपर ढंग से एयर फ्लो चलता रहे, ये चीज है। टू अलो, दूसरा है लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम। वही क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होती है, इसमें क्यों एयर भरी रहती है लंग्स में। टू अलो कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स। लंग्स नहीं कोलैप्स करें और एयर का, गैसेज का एक्सचेंज चलता रहे। द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीद इन। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और जो रिब्स है वो ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैविटी, चेस्ट कैविटी बढ़ानी है ना भाई साहब। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो अपने क्या है, उसका एरिया भी तो बढ़ाएंगे। टू इंक्रीज चेस्ट कैविटी वॉल्यूम क्रिएटिंग लो प्रेशर सो एयर कैन एंटर इन लंग्स। तो हम जब प्रेशर एयर करेंगे तो उस हिसाब से क्या है, अंदर हवा भर जानी चाहिए। आपने 6th 7th में शायद ये एक्टिविटी की हो। एक गिलास की बोतल लेते हैं, उसके नीचे क्या लगा देते हैं, एक बैलून, उसके अंदर 2 स्ट्रॉ डाल के बैलून लगाते हैं। जैसे उसको खींचते हैं तो वो बैलून फूल जाते हैं, एयर सक कर लेते हैं बाहर से। उसी तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं। 6th 7th 8th की एक्टिविटी है ये, उसमें आपने देखा होगा। टू अलो वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। बट ब्लड वेसल्स वहां पर क्यों पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, जो एफिशिएंट एक्सचेंज हो सके किसका, गैसेस का या ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसका भी रीजन पूछ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है, इसका भी रीजन दो। तो हीमोग्लोबिन हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे एनर्जी की सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए किसकी नीड रहती है, हीमोग्लोबिन की। ये वही क्वेश्चन आ गया। व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन लार्ज बॉडी साइज।
क्यों प्रेजेंट होता है? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, पूरा सफिशिएंट नहीं है, अकेले डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। कोई पिगमेंट चाहिए हीमोग्लोबिन के जैसा जो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट कर सके, तो वही चीज है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज हैज ए हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अच्छे से जोड़ लेता है, अट्रैक्ट करता है, एफिनिटी है इसको ऑक्सीजन को जोड़ने की। एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ते हैं, ये याद रख लेना। चलो डाटा लिखने नीड तो नहीं रहती, फिर भी चलो आपको पता होना चाहिए। इट हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ट्रांसपोर्टिंग इट टू द बॉडी और टिश्यूज, लंग्स से ऑब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाएगा। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू द लंग्स, लंग्स के लिए लंग्स तक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम लाता है, ऑक्सीजन लेके ज्यादा जाता है, ये बात भी ध्यान में रखना। बाकी लिखोगे आप दोनों ही कि ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला के देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Describe the exchange of gases in alveoli and why are alveoli richly supplied with blood vessels? alveoli में जो सप्लाई है उसी को समझाना है। तो सीधी बात है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। टिनी balloon like structure in lungs where gaseous exchange occurs. Each alveolus is surrounded by a network of thin-walled blood capillaries. Oxygen present in the inhaled air diffuses the, मतलब वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है डिफ्यूजन की वजह से, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द एल्वेओली, वही एक इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स निकलती हैं इसके साथ में। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ अमाउंट बढ़ता है वो इसमें चला जाता है डिफ्यूजन का हायर कंसंट्रेशन की वजह से, और जैसे इसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो वापस एल्वेओली में चला जाता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो जाता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो अपने ह्यूमन में एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि एयर जो है वो नेसल पैसेज से इंटर होती है, वहां से चलती है, इसमें फ्रिंक्स में जाती है, फ्रिंक्स से लिरिंक्स में, और यहां से पहुंचती पहुंचती कहां पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है। किसमें, हमारे लंग्स में और एल्वियोलर सैक तक, और उसके बाद में ये ब्लड के द्वारा साथ में क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। और ये कुछ इसमें क्या है, ये डायफ्राम होता है, ये नीचे का डोम शेप्ड रहता है। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं ये फ्लैटेंड हो जाता है, रिब्स ऊपर उठ जाती है, और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये वापस डोम शेप में चला जाता है, रिब्स वापस अपनी जगह पर चली जाती है, तो उसकी जो कैविटी है चेस्ट की वो कम हो जाती है। तो यही चीज है, यही इसी चीज को हमने पढ़ा है, यही आगे इसको क्या क्या है, बुक ने इसको जूम करके दिखाया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी भी कम थोड़ी ना है, बुक में वो जूम वगैरह सब करती है, बढ़िया चीज है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। हाँ, तो अब इसमें बात करते हैं अपने प्लांट्स में। क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? क्या प्लांट्स में भी? हाँ बिल्कुल होता है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गैसोसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो गैसोसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। हमने जब पिछले चैप्टर में स्टोमेटा को काफी डिटेल से पढ़ा था, गार्ड सेल्स हैं, और इस तरीके से है भाई, गलती कुछ बन गया था, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स में क्या है कि वो जब भी वाटर आता है तो वो स्वॉलन अप हो जाती है और क्या है, ओपन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वाटर चला जाता है श्रिंक हो जाती है, वापस पिचक जाती है, तो वहां से गैसोस का एक्सचेंज होता है। लेंटिकल्स मतलब कि कुछ पोर्स पाए जाते हैं, कुछ सेक्स पाए जाते हैं, किसके, यहाँ पर पॉइंट्स पाए जाते हैं प्लांट के पूरे हिस्से पर, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जहां से क्या होता है, गैसोसियस एक्सचेंज होता है। जनरल सरफेस रूट्स के थ्रू भी क्या है, गैसोसियस एक्सचेंज होता है, देखने को मिलता है। अगर बात करें अपने फोटोसिंथेसिस एट नाइट, जब फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन एक्टिविटी। तो उस टाइम पे क्या है, रात के टाइम पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो अब क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रोड्यूस होती है तो वो यूज हो जाती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो उस टाइम पे ये प्रोसेस तो चलती रहती है रेस्पिरेशन की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ते। किस वजह से? क्योंकि उसी को यूज कर लेते हैं किसमें, वापिस फूड बनाने में। सो CO2 इज नॉट रिलीज्ड, इस वजह से CO2 रिलीज नहीं होती। इंस्टेड ऑक्सीजन इज द मेन गैस रिलीज्ड। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है ना, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो दिन के टाइम में प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, रात के टाइम पे क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से कई बार ये भी कहा जाता है कि आपको रात के टाइम पे प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए।
क्योंकि वहां पर प्लांट भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और आप भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जिससे क्या दम घुटना या सफोकेशन हो सकती है रात के टाइम पे। जो डेंस प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, जो ज्यादा मतलब अपने जैसे बरगद का पेड़ हो गया, तो ये सारी चीजें इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस दिन में चलता है, रेस्पिरेशन प्लांट का दिन और रात दोनों टाइम पे चलता रहता है, लेकिन जो दिन में उनकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस की जगह पर, जैसे आपने इसमें पढ़ा है ना CO2 प्लस H2O, और इसमें सनलाइट चाहिए और इसमें क्या बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या है, इसमें यूज कर ली जाती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिन के टाइम पे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट इज करेक्ट? कौन सी बात है जो हमारे सत्य है भाई साहब, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। तो अभी मैंने बताया क्या डे टाइम ही होता है ओनली? ना ही ना ही ना ही, यो तो ना हो बे, यो ना चल बे। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल्स। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्पिरेशन, नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली लीव्स कैरी आउट रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या अकेली नहीं, नहीं, रेस्पिरेशन प्लांट में पूरी पूरी बॉडी में चलता है। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स इन लीव्स ड्यूरिंग द डे। दोनों चीजें लीव्स में होती हैं, हाँ बिल्कुल होती है, और ड्यूरिंग द डे होती है। फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब हमारे मछली जल की रानी है, मतलब पानी के अंदर वो कैसे सांस लेती है उसके बारे में अपने बात करते हैं। वो रेस्पायर कैसे करती है, ब्रीद कैसे करती है पानी के अंदर। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग रहता है। ये क्या करते हैं कि वाटर, इनके जो सिस्टम है ना, मतलब फिशे यूज गिल्स टू टेक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो वाटर में क्या करते हैं, ये पानी अंदर लेते हैं और प्रेशर के साथ पानी बाहर छोड़ देते हैं। गिल्स में यहां से पानी आएगा, इंटर होगा, प्रेशर के साथ बाहर निकाल देंगे, और उसमें जो ऑक्सीजन होगी वाटर में डिजॉल्व, तो वहां पर वो क्या कर ली जाएगी, अब्जॉर्व कर ली जाएगी। अब ये मत सोच लेना कि आप H2O में है उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे। ये फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी नहीं है जो यहाँ से ऑक्सीजन निकालकर हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, ये नहीं होता है। ये बात का ध्यान रखना। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है और वहां से निकलती है ऑक्सीजन, ये चीज होती है कहीं, मतलब ऐसे ही। और ये एक एक्टिविटी भी है आपकी 6th क्लास की, तो वहां पर आप अगर बच्चों से कभी बुक मिल जाए तो वहां पर देख सकते हो कि अगर आप किसी भी बर्तन में वाटर बॉईल करते हो तो उसपे क्या है, बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। वो वही बबल्स होते हैं जो वाटर के स्पेस के बीच में से जो गैस प्रेजेंट होती है, जो हवा प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, वो उसके निकलते हैं। ये H2O में से O नहीं तोड़ के निकालता, ध्यान में रखना, कहीं एक फिजिकल एक्टिविटी को आप केमिकल एक्टिविटी बना दो। तो यहां से क्या है, वो ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की जो पहली बात तो ये समझो ब्रीदिंग रेट क्या होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 मिनट में अपने जितनी बार सांस लेते हैं उसी को ब्रीदिंग रेट कहते हैं। यानी कि अपने 12 to 14 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, एक इनहेल एक एक्सहेल, उसको क्या कहते हैं, ब्रीथ, एक ब्रीथ। और उसी को 1 मिनट में कितनी बार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ये जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की रेट है, दर है, वो एनिमल्स में, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है, एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है, जबकि टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म में कम होती है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम सांस लेते हैं, हम सांस कहां से ले रहे हैं, इस एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, 21%। 100% में से 78% नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन। अब उसके में से 21% में से हम सांस ले रहे हैं, क्या वाटर में उतनी एयर प्रेजेंट है, तो नहीं है। तो लेकिन उनको रिक्वायरमेंट तो ऑक्सीजन की रहती है ना, ज्यादा ही है, तो उस टाइम पे वो जल्दी जल्दी फटाफट सांस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर पाए, उनकी ऑक्सीजन पूरी मिल सके उनकी बॉडी को। इस वजह से, बिकॉज वाटर कंटेन्स मच लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देन एयर। एयर में से बहुत कम ऑक्सीजन का अमाउंट होता है जो वाटर में प्रेजेंट होता है, तो ये चीज है। चलो इसके बाद में बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसकी बात हम कल करेंगे, या आगे इसमें जो भी कल क्या नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आप देख सकते हो। आप जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में। कोई भी क्वेश्चन डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर लिखने की, या
इसमें आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बाकी आप पढ़ते रहिए, अपनी थ्योरी जरूर पढ़िए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। थैंक यू सो मच।